Hello everyone, this is Anamika. Welcome to Learning Studio. In this video, we are going to learn about Atoms and Molecules chapter, that is chapter of class 9 Chemistry. इसका पार्ट 1 वीडियो मैंने एक बना रखा है, तो जिन्होंने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है कृपया करके पार्ट 1 वीडियो देख कर आएँ ताकि आपको सेकेंड वीडियो जो है अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो सेकेंड वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो पार्ट 2 वीडियो रहने वाला है इसमें पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स के बारे में और एटम्स के एग्जिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हैं हमारे डाल्टन सर जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हिम पहला पॉइंट ये है कि एटम्स जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स है, मींस एटम्स को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ये है इनडिविजिबल पार्टिकल्स जिससे हर एक मैटर बना हुआ है। ठीक है, तो ये एटम के बारे में था। अब आगे ये सब कहते हैं कि हर एक एलिमेंट में, मींस अगर कोई गिवन एलिमेंट है उसका हर एक एटम जो है वो सेम रहेगा, साथ ही साथ उनके प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ मास, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगे। ठीक है, और अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर एटम्स। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को कंसिडर करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ऑक्सीजन जो है वो कंबसन में हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो कंबसन में हेल्प करता है और जो हाइड्रोजन है वो खुद ही जलता है। ठीक है, बाय पॉप साउंड। ठीक है, पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन जो है वो खुद ही जलता है। तो कह सकते हैं कि एवरी एटम हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट इज मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड अगर इसी जगह पे हम लोग सेम हाइड्रोजन एटम ले, एक ही मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले ले, दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोजन एटम से सेम रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का जो प्रॉपर्टी है वही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का भी प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड पॉइंट। नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। ठीक है, हर एक डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए और इनका जो रेशियो रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 2 एग्जाम्पल दिया था, जो वाटर का एग्जाम्पल है और अमोनिया का एग्जाम्पल है। तो वहाँ पे मैंने बताया कि अमोनिया जो है वो हमेशा 14:3 के ही फॉर्म में कंबाइन करेगा। ठीक है, 14:3 के ही फॉर्म में कंबाइन करेगा और जो वाटर है H2O ये हमेशा 1:8 के ही फॉर्म में कंबाइन करेगा। ठीक है, ये जो है रेशियो ये इसके मास के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ के पे कहा गया है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो, मींस इनका रेशियो कभी भी नहीं बदलेगा। तो आप एग्जाम्पल ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि आप एक बाल्टी पानी लो, उसमें से 2 बूंद पानी निकाल लो और आप किसी समुंदर से पानी उठा कर लाओ। ठीक है, तो दोनों में क्या है कि वाटर का अगर रेशियो है वो 1:8 ही रहेगा बाई मास। ठीक है, ये रेशियो कहीं नहीं बदलेगा। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एटम्स को ना ही क्रिएट करा जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। ठीक है, बस ये एक रिएक्टेंट के फॉर्म में रहता है और फिर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये अपना रूप बदलते रहता है बार बार, पर आप इसको कभी भी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो और ना ही क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो वी कैन कंसिडर जो एटम्स है उनको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। इस बात का ये मतलब है कि अगर हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं, फॉर एग्जांपल H2O वाटर, ठीक है, तो वाटर में हमेशा 2 ही हाइड्रोजन रहेंगे और 1 ही ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, ये नंबर कभी चेंज नहीं होगा। तो यही कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स जो रहेंगे वो हमेशा किसी गिवन कंपाउंड में सेम ही रहेंगे, आप कोई सा कहीं से भी उस कंपाउंड को ले आओ। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, आप
बाल्टी से पानी निकालो या फिर ओशियन से पानी निकालो, दोनों में जो रेशियो है वो सेम ही होता है। उसी तरीके से अगर H2O में हम लोग देखें तो इसमें 2 ही हाइड्रोजन होगा और 1 ही ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन 1 ही होगा। क्लियर है? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज एटम। एटम के बारे में यहाँ पे बताया गया है कुछ, इस डायग्राम से आप देख सकते हो कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है दूसरे चैप्टर में, बट यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता कैसा है, ठीक है। तो एटम्स आर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, दैट इज न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये रहा इसका न्यूक्लियस और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट्स क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को दूसरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, बट यहाँ पे एक आइडिया दे देती हूँ। ये जो राउंड पाथ दिख रहा है, ठीक है, ये जो राउंड पाथ दिख रहा है जिसमें ये जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। एंड दिस इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव पावर, मीन्स इसका जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है। साथ ही साथ जो प्रोटॉन है उसका प्लस चार्ज होता है, ठीक है, प्रोटॉन हैज़ प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज। एंड ये जो न्यूक्लियस है, राउंड सा जो दिख रहा है न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस फॉर्म होता है 2 चीज़ों से, दैट इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, और जितना भी मास है किसी भी एटम का वो न्यूक्लियस ही कंटेन करता है, ठीक है। तो एटम के बारे में जस्ट आई हैव गिवन एन ओवरव्यू। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें आप देख सकते हो कि एटम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एटम को अगर डिफाइन करा जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे, दी टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एनी मैटर और दी टाइनी पार्टिकल्स और इनडिविजिबल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एवरी मैटर, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं एटम्स, ठीक है। अब किसी भी एटम को डिनोट कैसे करा जाता है, ठीक है। तो चलो, एक है एटम कोई एक्स, तो इसका जो मास नंबर है उसको हमेशा ही हम लोग लिखते हैं ऊपर, ठीक है। मास नंबर इज ऑलवेज रिटन हियर एंड द एटॉमिक नंबर इज रिटन हियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडिटिंग में थोड़ा चेंज हो गया है, एटॉमिक नंबर को हमेशा Z से डिनोट करते हैं एंड मास नंबर को A से डिनोट करा जाता है, ठीक है। तो मास नंबर जो है वो हमेशा ही ऊपर की ओर लिखा जाता है एटम का, और एटॉमिक नंबर जो है उसको नीचे की ओर लिखा जाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर आप इधर भी A लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल कि मास किसी भी एटम का कैसे निकाला जाता है। सो मास ऑफ एनी एटम इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसको फॉर्मूला ये हो जाएगा A इजिकल्स टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब ये देख लो कि कोई भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हर एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम ही होगा, ठीक है। एंड दिस प्रोटॉन डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में एटॉमिक नंबर क्या डिटरमाइन करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम एटम ले तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 11 एंड इसका मास नंबर है 23। दैट मीन्स इसके पास 12 न्यूट्रॉन्स होंगे और 11 प्रोटॉन्स हैं, तब इसका मास नंबर जो है वो मिलाकर 23 आता है। क्लियर है सबको? नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट पार्ट कि जब बहुत सारे एलिमेंट्स का खोज नहीं किया गया था तो डाल्टन ने क्या सिंबल्स दिया था डिफरेंट एलिमेंट का, ठीक है। तो हाइड्रोजन को इस तरीके से दिखाया जाता है, कार्बन को इस तरीके से, फास्फोरस को इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है, और प्लैटिनम को इस तरीके से। अब क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट्स जब आ गए तो आप इस तरीके के स्ट्रक्चर को
नहीं दिखा सकते कि किसी भी एलिमेंट को डिटरमाइन करने के लिए। तो अब नया रूप मीन्स मॉडर्न डे सिंबल्स जो है वो हर एक एलिमेंट के डिफरेंट है एज कम्पेयर टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन सर के द्वारा जो एलिमेंट का नोटेशन दिया गया उससे अभी मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का नोटेशन काफ़ी चेंज्ड है। ठीक है, नाउ तो आप देख सकते हो सोडियम, फॉर एग्जांपल सोडियम को कैसे लिखते हैं Na, मैग्नीशियम को Mg, उसी तरीके से जिंक को लिखते हैं Zn के फॉर्म में। ठीक है, तो नया तरीका से लिखा जाने लगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों को अगर H से ही लिखा जाता तो कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट हो पाता, इसलिए क्या है कि हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन के पहले लेटर को कैपिटल लेटर में लिखा गया हाइड्रोजन के लिए एंड He ले लिया गया हीलियम के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मास, अभी मैंने बताया कि एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से, ये एटॉमिक मास का फॉर्मूला है। अगर किसी का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से होता है, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिटरमाइन करते हैं किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या होगा। ठीक है, एटॉमिक मास जो है वो हमेशा ही किसी भी एलिमेंट का एवरेज मार्क्स लिया जाता है। एवरेज मार्क्स इन द सेंस आप कह सकते हो कि कार्बन के रिस्पेक्ट में इसका मास कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, तो कार्बन के रिस्पेक्ट में जो मास कैलकुलेट करा जाता है उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। तो अभी देख लेते हैं अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करके कैसे लाया जाता है एटॉमिक मास। तो ये रहा, आप कार्बन की एग्जांपल से देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड मास नंबर होता है 12। ठीक है, वैसे तो कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स पाए जाते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं अगर आपको जानना है तो मैंने एक अनदर वीडियो बना रखा है आइसोटोप्स के ऊपर, आप उस पर भी देख सकते हो कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। और यहाँ पे दिस इज C612 दिया है, तो A यहाँ पे 12 जो है वो A है, दैट इज एटॉमिक मास, एंड 6 जो है वो Z है, दैट इज एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का किस तरीके से निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। ठीक है, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो किस तरीके से आया है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को सम कर दिया गया, तो ये हो गया 12। ओके, अब यहाँ से देख सकते हो कि 4 जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है टोटल वो रिवॉल्व कर रहे हैं एक राउंडेड ऑर्बिट में। तो ये जो बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन हैं इसको कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये है आपका 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व करते हैं उसको कहते हैं हम लोग ड्यूप्लेट। ठीक है, दिस इज ड्यूप्लेट एंड दिस इज ऑक्टेट। सो द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एवरी एटम, हर एक एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टेट। और जो पहला ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही अटता है तो उसको कहते हैं ड्यूप्लेट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट क्यों लाया गया, इससे ये पता चलता है कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसके टर्म्स में हम लोग यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट लेकर चलते हैं हर एक एटम्स का, ताकि वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो। ठीक है, अब क्या है कि एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन करना हो, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि ये रेशियो होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू दी 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम ओके, 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम। 1 एटॉमिक मास यूनिट को इसी तरीके से डिफाइन करा जाता है,
नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट पॉइंट, कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट किस तरीके से डिफाइन करा जा सकता है। तो सबसे पहले एक हम लोग वाटरमेलन लेंगे, इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 12 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद एक पार्ट को हम लोग रख लेंगे हर एक चीज़ को इसके रिस्पेक्ट में तौलने के लिए, चाहे आप कोई भी चीज़ तौलो, बट ये जो है हम लोग 1/12 ऑफ वाटरमेलन के ही रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसी भी फ्रूट का मास, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाटरमेलन के रिस्पेक्ट में 1/12 ऑफ दी वाटरमेलन, वेट ऑफ दी वाटरमेलन, इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। इसी तरीके से एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाता है इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ये जो ग्राउंड स्टेट कहने का मतलब है मीन्स व्हेन इट इज इन ग्राउंड स्टेट मीन्स जब न्यूट्रल हो, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है वो देख लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कार्बन का होता है 12 एंड नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, सोडियम का होता है 23, ठीक है। तो एटॉमिक मास किस तरीके से निकाला जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। तो अगर आपको हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद है तो आप एटॉमिक मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सोडियम, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? So atoms exist in two forms, that is in the form of molecules and in the form of ions, ठीक है। तो ions दो तरीके के होते हैं, एक होता है कटायन एंड दूसरा होता है अनायन, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज जो आयन कंटेन करता है उसको कहते हैं कटायन, और जो आयन नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है उसको कहते हैं अनायन, ठीक है। तो एटम्स जो है वो कभी भी ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करते, या तो वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फिर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, उसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल। तो हमेशा एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं अगर वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करना है तो किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए ये H+ आयन के फॉर्म में रहेगा हमेशा, एंड जब ये कंबाइंड रहेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये OH- के आयन के फॉर्म में रहेगा। तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में पढ़ा होगा आपने कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं वाटर से तो ये ब्रेक हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं वाटर से तो ये ब्रेक हो जाता है H+ एंड OH- में, दैट इज पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन एंड दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। सो आयंस जो है एटम्स जो है वो आयंस और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, like it and subscribe my channel, and thank you.